सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, तुम फुल लेंथ दो, ठीक है? जिसका भी, सबको बोल रहा है। तुम फुल लेंथ टेस्ट इसलिए मत दो कि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ऐसे मत करो। तुम्हारा जितना भी सिलेबस कंप्लीट है, तुम फुल लेंथ स्टार्ट कर दो। अब जितना भी है, मान लो 70% सिलेबस कंप्लीट है या 60% सिलेबस कंप्लीट है, या तुमको ऐसा लगता है कि मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी मेरा टॉपिक सारा अच्छे से क्लियर नहीं है, जो भी सिचुएशन है, तुम टेस्ट जो है वो अब फुल लेंथ ही दो। फुल लेंथ दो और उसको एनालाइज करो। मेनली क्या है कि सब लोग एग्जाम दे देता है, फिर सोचता चलो नहीं है बैठ ठीक। के कि कहाँ पे गलती हो रहा है। भाई भाई 50% कवर करने के बाद भी दे सकते हैं क्या? एकदम एकदम फुल लेंथ टेस्ट दो, क्योंकि तुमको जैसे एग्जाम में क्या 50% मार्क्स भी अगर ले आते हो ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्या सारा चीज बैलेंस रहता है ना। जो एग्जाम का पेपर जो रहता है, वो बैलेंस रहता है। हर टॉपिक से ऐसा नहीं रहता कि सारा क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछ लिया जाएगा। तो तुम्हारा अगर मान लो 70% या 60% भी सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी तुम फुल लेंथ टेस्ट दो। उससे तुमको एक अंदाजा मिलेगा कि तुम्हारा अभी क्या मॉक टेस्ट में कितना बन रहा है, मतलब जो फुल लेंथ टेस्ट में कितना बन रहा है। उससे तुमको अंदाजा मिलेगा, नहीं तो तुमको तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो। हम्म। ठीक है? हेलो, नमस्ते भैया। हाँ बोलो श्याम। जी भैया, मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें 50 से 55 नंबर मार्क्स आ रहे हैं, तो हाँ एनालिसिस कैसे करें? देखो, जो जहाँ पर ना जैसे देखो क्वेश्चंस तुम करके जैसे मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उस समय तुमको पता चलता होगा ये क्वेश्चन तो आसान था, मेरे से बन गया। कुछ क्वेश्चन में जी। तुमको टाइम लगता होगा और कहीं पे तुमको गलती होता होगा। तुमको दो चीज देखना है। जहां पर क्वेश्चंस जैसे नॉर्मली वो 2 मिनट का क्वेश्चन था, पर तुमको बनाने में 5 मिनट लग गया, तो वैसे क्वेश्चंस तुमको सॉर्ट आउट करना है कि ये कहाँ पे हमको ऐसा हो रहा है। दूसरा है कि तुमको मिस्टेक्स अपना देखो, ट्राई करो कि कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि किस टॉपिक में हमको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, या हम उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो। सिर्फ और सिर्फ मॉक दे करके अगला मॉक पे चले जाने से कोई फायदा नहीं है। उसका एनालिसिस अच्छे से करो कि हमारा कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहाँ पे मेरा कुछ छूट रहा है, कहाँ पर सिली मिस्टेक्स हो रहा है। ठीक है, ये सब। और भैया एनालिसिस कैसे, क्वेश्चन जो नहीं हुआ उसे नोट करके करें एनालिसिस? हाँ, मॉक मतलब जो करके क्वेश्चन दो। नहीं हुए मॉक उनका करो, उसके एनालिसिस। बाद एनालिसिस करो ना, उसके बाद देखो कि क्या है या नहीं। ठीक मतलब है? जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उन्हें नोट करें या फिर ऐसे ही रिवाइज करें मॉक के बाद? नहीं, जो हो रहे हैं उसको तुम जैसे कि उसमें ये हो सकता है ना कि मैथमेटिकली वो चैलेंजिंग लगा क्वेश्चन, या कॉन्सेप्चुअली तुमको समझ में नहीं आया। दिक्कत कहाँ आता है? मतलब बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, एक दो नहीं तो फिर वो उसमें तो तुम फिर ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब देखो टाइम बहुत कम है। ठीक है ना? जो टॉपिक्स मतलब ज्यादा मतलब एकदम ही अलग ही लग रहा है, जैसे उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो उन क्वेश्चंस को तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है? उनको अब ज्यादा उसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तुम्हारा जैसे होता है ना कि स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते चलो। जहाँ जैसे मान लो कि एक एक यूनिट हुआ, जैसे मान लो मैकेनिक्स हुआ, जी। या एक यूनिट हुआ ऑप्टिक ऑसिलेशन वेव्स ऑप्टिक्स। जो जो यूनिट वाइज तुम्हारा 2-4 यूनिट्स तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि 4 यूनिट, जैसे 7 है तो 4 यूनिट उसमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो जो कुछ यूनिट हो सकते हैं कि जिसमें तुम्हारा नहीं हो पा रहा होगा, नहीं दिमाग चल रहा है, तो कोई जी। बात नहीं, उसको स्किप करो। जो अभी आ रहे हैं, बट मतलब भैया जो मार्क्स क्वेश्चंस तुम्हें इंक्रीज आ नहीं रहे हो हैं रहे वो हैं, करो भी ट्राई। 50 से 55 के बीच में हो रहे हैं, नहीं इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केशव, माइक ऑन करके बोलो केशव। जो अभी तुम्हें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तुम ट्राई करो, मतलब जो तुम्हें टॉपिक स्ट्रॉन्ग है जो तुम्हारे हैं वो अभी ट्राई करो। अब ये समय है कि तुम्हें जो तुम्हें करा है ना उसको रिवाइज करो। अब ये नहीं कि कोई नई चीज पर तुम हाथ पैर मारोगे, ये टाइम गया अब, क्योंकि तुम्हें पता है कि 60-70% तुम कर लोगे, वो भी इनफ हो जाएगा, तुम अच्छी टॉप आईआईटी में जाके बैठ सकते हो। अब ये रिग्रेट मत करो कि मेरे को किन टॉपिक मेरे छूटे हुए हैं या किन किन टॉपिकों में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उन पर अभी रिग्रेट मत करो। तुमने 60 से 70% तुम्हें अच्छे से कर लिया है कि मतलब तुम श्योर हो कि इससे मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, तो तुम उसको ही बार बार रिवाइज करो। बात आई समझ में? तो और हाँ, अब और क्वेश्चन कोई है सीएस?
ऋतुपर्णा IMS कोई कुछ पूछना चाहे मॉक्स के बारे में या कुछ स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि अभी और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं तो थोड़ा मैं 2-4 मिनट इसी तरह का भी थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा। फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे सेशन। अभी दो ज्वाइन होते हैं, धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स। यदि तुम्हें कोई भी रिगार्डिंग क्यूरी आ रही है प्रिपरेशन रिगार्डिंग या कोई भी तुम कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। नहीं भैया, मॉक दे रहे हैं अभी रिवीजन के साथ। हाँ ये सही है। ठीक है ठीक है। चलो मॉक स्टार्ट। अब फुल टेस्ट फुल मॉक दिया करो, ठीक है ना। अब हम शेयर करते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। फिर तुम पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो तुम लास्ट में पूछ लेना, या क्वेश्चन के रिगार्डिंग तुम साथ के साथ पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के स्टार्ट कर शेयर कर दो हम लोग को। हेलो, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है। A thin wire of length L and uniform density rho is bent into a circular loop with center O as shown. The moment of inertia of the loop about x prime h. इसमें देखो, ये इसके करने का क्या तरीका है। जैसे कि पहले तो दे रखा है कि लेंथ L है, फिर उसके बाद बता दिया कि इसका लीनियर मास डेंसिटी रो है। फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंट कर दिए हैं एक सर्कुलर लूप में जिसका सेंटर O है। तो अब इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो जैसे देखो, फाइनली जो फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, या इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रिंग बन रहा है। तो अब इसका दो चीज हमको पता करना पड़ेगा, एक है इसका मास और एक है इसका रेडियस। तो रेडियस पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज इंफॉर्मेशन कि पहला इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं कि इसका लेंथ क्या है, L है। तो लेंथ जब L होगा तो L को हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो लेंथ है यही तो इस रिंग का पेरीमीटर बनेगा। तो ये पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r। तो यहाँ से r आ गया L अपॉन 2 पाई, ये इसका रेडियस हो गया। फिर इसका मास डेंसिटी है तुम्हारा रो। तो क्या होगा, मास मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली रो इंटू लेंथ L। ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं L के टर्म में रहने देते हैं अभी, ठीक है। ये रो इंटू L हो गया। अब इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है x प्राइम के। तो x प्राइम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका इस तरफ, जैसे कि इस एक्सिस के अबाउट लिखना है। तो पहले हमको पता करना है कि इस एक्सिस के अबाउट कहाँ है, क्योंकि इसका सेंटर मास अभी यहाँ पर है। इसका सेंटर मास यहाँ है और इसके अबाउट हमको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, है ना। mr²/2 होता है, जी क्योंकि इसका जो तुम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग जो पासिंग थ्रू ओ, जो एक्सिस के अबाउट क्या होता है, mr²। तो उसका तुम जब दो कंपोनेंट करोगे, एक्स वाला और वाई वाला, ये एक्स वाला और वाई वाला, तो ये दोनों इक्वल टूटेगा। तो mr²/2 इधर और mr², तो इस तरफ mr²/2 ही हुआ। तो यहाँ तक जाने के लिए बात कितना होगा, mr²/2 प्लस mr², क्योंकि ये हम लोग लगा दिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस का, r। तो ये हो गया 3/2 mr²। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, I बराबर हो गया 3/2, m कितना है रो L, और r कितना है L अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ये हो गया 3/2 रो L क्यूब, L इंटू L स्क्वायर इज L क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, यानी कि 3 रो L क्यूब बाई 8 पाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? हेलो, ठीक है, हाँ बोलो।
भैया ये जो आपने बना रखा है ये डिस्क है या रिंग है? रिंग है, रिंग। देखो ना, वायर तो को रिंग जब के मोड़ेंगे अबाउट तो वो क्या बनेगा, रिंग बन। तो सर रिंग के अबाउट तो सर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास सबसे परपेंडिकुलर प्लेन देखते हैं तो I बराबर mr स्क्वायर होता है। नहीं ना, तो ये एक्स एक्स प्राइम जो एक्सिस है वो टेंजेंशियल एक्सिस है। देखो, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऐसा वाला एक्सिस नहीं है जो ऐसे जाएगा। ये फिगर में बनाना मुश्किल है। जैसे कि तुम एक पेन यहाँ रख दो इस पॉइंट के अबाउट, इस तरह से, ये इस तरह एक्सिस नहीं दिया है। ये एक्स एक्स प्राइम ये ऐसे टेंजेंट टू दिस रिंग दिया रखा है। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है भैया। जैसे ऐसे है ना, ये ऐसा है। ये जो टेंजेंशियल टू दिस रिंग है, और इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, जैसे तुम जो बोल रहे हो ना कि mr इसका स्क्वायर। जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो mr स्क्वायर होता है, होता ही है। ये वाला एक्सिस और हाँ ये वाला एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में होगा कि आई एक्स प्लस आई वाई जो होता है वो आई जेड हो जाता है। तो यहाँ पे आई एक्स और आई वाई सिमेट्री से इक्वल है, तो ये भी mr स्क्वायर बाई 2 और ये भी mr स्क्वायर बाई 2। तो इससे क्या होगा, ये वाला हमको पता चला। लेकिन हमको पता करना है एक्स एक्स प्राइम के अलोंग। तो एक्स एक्स प्राइम के अलोंग क्या है, ये डिस्टेंस है आर। तो इसमें हमको mr स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास से आर डिस्टेंस पे है, 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक। चलो एक ये तो बड़ा आसान सा एक्सेंट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे कि हम लोग ये करते हैं। तो इसमें क्या है कि दे रखा है तुमको बताना है कि ये एक्सेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस समय एनर्जी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो उस समय ऑर्बिट का, जैसे कि ये देखो, सर्कुलर, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, कौन सा ऑर्बिट में जा सकता है, जो हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक। तो ए का हो जाएगा 4। फिर देखो एक्सेंट्रिसिटी 1 है तो उस समय क्या होता है, एनर्जी 0 होता है। तो एक्सेंट्रिसिटी 1 कब होता है, पैराबोलिक। हाँ, तो ये सर्कुलर। 3 हो जाएगा, अच्छा पैराबोलिक ओके पैराबोलिक। देखो एक्सेंट्रिसिटी का एक सेंस ये समझ लो, जैसे कि एक सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसी के साथ हम एक इलिप्स ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये इलिप्स है, एक सर्कल है। तो तुम देखो इलिप्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक हम ये ड्रॉ किए ये लाइन, और यहाँ से इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लेंथ हम लोग बोलते हैं कि ये लेंथ क्या है, ए है, और ये लेंथ है बी। ठीक, लेकिन सर्कल में क्या होगा कि ये लेंथ भी कितना है, आर है, और ये लेंथ भी आर है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। होता है ना इलिप्स के लिए कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ये सही है 1 माइनस ई स्क्वायर, इस तरह होता है ना, कि जी। होता है ना। तो जैसे कि अगर तुम देखोगे कि यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी का क्या काम है कि बी जो है वो ए से लेस देन है। जैसे इलिप्स में है कि क्या है, बी लेस देन है, लेकिन सर्कल में क्या है, ये वाला लेंथ भी सेम है और ये वाला लेंथ भी सेम है। तो एक्सेंट्रिसिटी इसी तरह से काम करता है। जैसे अगर हाइपरबोला में देखोगे तो हाइपरबोला में यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो एक्सेंट्रिसिटी का काम है कि वो लेंथ में सेम नहीं रहने देगा, जैसे कि इस तरह से सिमेट्री नहीं रहने देगा। एक्सेंट्रिसिटी इसीलिए बोलते हैं इसका नाम, कि वो सिमेट्री से अलग बैठाता है, चीजों को अलग लेके जाता है। तो जैसे एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे जैसे लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो क्या मतलब आया कि जैसे कि बी जो होगा वो लेस देन क्या होगा, ए से कम होगा। जैसे अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 है, तो एक्सेंट्रिसिटी 0 मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, एक सर्कल हो जाएगा। समझे, तो ये वाला हो जाएगा सर्कुलर, और ये वाला हो जाएगा क्या, इलिप्टिकल। तो 4 3 2 1 कौन सा है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन। ठीक है, सही है, समझ में आया सबको। यस भैया। जी जी यस भैया। ठीक।
अब जैसे देखो एक फ्रिक्शन पे क्वेश्चन है, a block of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. If the block travels with the uniform velocity and has a displaced d and the coefficient of friction is mu, the work done by the applied force. तो जैसे इसमें कह रहा है कि पहले तो देखो इस तरह का जब क्वेश्चन है, जब फिगर नहीं है, कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन जब इस तरह से स्टार्ट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज हो, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि उस लैंग्वेज को एक छोटा सा फिगर में ट्रांसक्राइब करने का कोशिश करो, जैसे कि हम करना चाहते हैं अभी। जैसे देखो ये क्या कर दिए हम कि हॉरिजॉन्टल सरफेस हमको दिखा, तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हम बना दिए। फिर हमको बोला कि ब्लॉक ऑफ मास एम है, तो ब्लॉक ऑफ मास एम हम बना देंगे, ये ब्लॉक हम बना देंगे। अब इसको हम लेबल कर देंगे कि इसका मास है एम। अब बोल रहे हैं कि इसको हम लोग पुल कर रहे हैं विद अ फोर्स एट एंगल थीटा, तो इस पर हम लोग एक फोर्स लगा देंगे, यहाँ पे एक फोर्स लगा देंगे और इसका एंगल हम कितना करेंगे, थीटा लगा देंगे। फिर क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से है, तो हॉरिजॉन्टल से दिखाए एंगल थीटा, ठीक है। इफ द ब्लॉक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वर्ड हॉरिजॉन्टल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्टिकल भी दे सकता था, तो वर्टिकल देता तो तुमको इस तरफ से दिखाना पड़ता, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। अब तुम देखो, अब ब्लॉक ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, और यहाँ पे देखो फ्रिक्शन भी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब इस पर जो एक्स कंपोनेंट जो फोर्स है, ये अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो एक्स कंपोनेंट फोर्स है एफ कॉस थीटा, और इसका जो वाई कंपोनेंट जो फोर्स है वो है एफ साइन थीटा। अब ये फोर्स, ये जो ब्लॉक है ये यूनिफॉर्मली तभी चल सकता है जब इस पर फ्रिक्शन जितना लग रहा हो, जितना भी लग रहा हो, वो कितना के इक्वल हो, एफ कॉस थीटा के इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये चीज इतना होगा तभी तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा, तभी तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल पाएगा। तो यहाँ से ये जी हम लोग जानते हैं कि ये टर्म से हम लोग जान गए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये चीज है। अब ये हम लोग, ये फ्रिक्शन एफ कॉस थीटा के तो इक्वल होगा, लेकिन इसके आगे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कितना होगा, और तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे mg का इस पर नीचे का फोर्स लग रहा होगा और ऊपर फोर्स इस पर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा, अगर वाई डायरेक्शन में हम लोग काइनेमेटिक्स लगाएंगे तो इक्वल्स टू mg लिखेंगे, तो नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। और यहां से तुमको पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है, यानी कि म्यू टाइम्स mg माइनस एफ साइन थीटा है हमारा फ्रिक्शन। और ये किसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा के, यानी कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, म्यू टाइम्स mg माइनस एफ साइन थीटा। यानी कि हम लोग ये जो भी कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालना चाहते हैं ना, तो हम लोग फोर्स पहले निकालना चाह रहे हैं एफ को, तो एफ यहाँ से कॉस थीटा आ गया, प्लस इधर आएगा तो म्यू टाइम्स साइन थीटा टाइम्स एफ हो गया, इज इक्वल टू म्यू एम जी हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एफ कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, यानी कि एफ इक्वल टू हो गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये मेरे पास फोर्स हो गया, यानी कि वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मतलब जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में डी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कंपोनेंट को हम लोग डेल्टा एक्स लिख दिए। तो एफ का एक्स कंपोनेंट कितना, ये तो एफ है, इसका हम लोग को अभी एक्स कंपोनेंट निकालना है, यानी पहले तो लिख दिएंगे एफ, इतना लिख दिया पहले, हम एफ लिख दिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये एफ हो गया। और इसका हमको क्या चाहिए, कॉस एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो एक्स कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और फिर मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा एक्स कितना है, डी है। ये आ गया म्यू एम जी डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है, देखो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू एम जी डी कॉस ऑप्शन थीटा डी। डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कौन सा? देखो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी, बी। ठीक है, ठीक है। चलो एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? जी भैया। ये ठीक है, और लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा, कैसे है इधर से करते हैं पॉल भैया इस पोल क्वेश्चन वगैरह। में जो फ्रिक्शन एयर cos थीटा कैसे आई समझा दो एक बार। इसमें ये कर सकते हैं क्या, पोल वगैरह? अभी इसमें नहीं है, अभी बाद में करेंगे, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? रुक गई स्क्रीन वापस से। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा दिखा रहा हूँ जरा, एक सेकेंड। अभी दिख रहा होगा। हाँ क्या पूछ रहे हाँ हो? क्या पूछ रहे थे तुम? भैया ये सेकंड लास्ट स्टेप एक बार दोबारा समझा दो। सेकेंड लास्ट ये वाला एफ एक्स हाँ इंटू जी। डेल्टा एक्स। हाँ तो देखो डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होगा ना उस तरफ ही तो का फोर्स लेंगे ना। जैसे वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफ डॉट डी या आर, तो एफ डॉट आर करेंगे तो एफ आर कॉस थीटा लिखेंगे ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि आर कॉस थीटा क्या है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा जो है बेसिकली एफ इंटू जो अलोंग द डायरेक्शन, ये ऐसे तुमको बताते हैं। जैसे देखो, जैसे ये हम लिखते हैं एफ डॉट आर, जैसे ये फोर्स हुआ ये वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, तो इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो फोर्स क्या है, एफ डॉट आर है। तो एफ डॉट आर क्या लिखा हुआ है, एफ आर कॉस थीटा। तो यानी कि एफ कॉस थीटा जो है उसको क्या लिखेंगे, ये चीज का कंपोनेंट तुम जब इस पर करोगे तो यही तो है एफ कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा किसके अलोंग है, ये आर के अलोंग है, आर वेक्टर के अलोंग। तो उसी तरह हम अगर लिख रहे हैं कि वर्क बराबर एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स किस तरफ है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो है वो कितना है एक्स डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे एफ कॉस थीटा, और एफ इतना हमको पहले से पता था, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये तो एफ है सिर्फ। अब इसमें हम लोग क्या किए, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए ताकि ये किस डायरेक्शन में आ जाए, टोटल ये फोर्स आ जाए एक्स कंपोनेंट का फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ का है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स में डिस्प्लेसमेंट है। तो इसीलिए टोटल कितना बन जाएगा, म्यू एम जी डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है।
ओके भैया। ठीक है ना, समझ गई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। एक फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। देखो मैं रैंडम इधर-उधर से कर रहा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैकेनिक्स ही है और बाकी तुमको तो पेपर में कोई सॉर्ट करके तो नहीं आएगा कि पहले काइनेमेटिक्स से पूछेंगे, फिर रोटेशन से पूछेंगे, फिर मैं फ्लूइड से। तो कहीं भी कुछ भी पॉप अप हो सकता है, तो इस तरह से ही एग्ज़ाम में भी आता है। अब तो तुम लोग को इतना देखना ही चाहिए कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक पूछा जाए या समझा जाए, सीखा जाए, सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह रहा है कि अ टैंक व्हिच फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट h, टोटल हाइट इसका वाटर में h है। होल क्या पंच किए हैं? स्मॉल h पर, यहाँ पर हम लोग होल कर दिए हैं पंच, ठीक है? और कह रहा है कि डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल एट व्हिच द स्ट्रीम स्ट्राइक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे कि इसमें करना क्या है, इसमें तुमको पता है कि ये जब तुम अप्लाई करते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी जो होता है, ये कितना होता है? ये वेलोसिटी जो रूट निकलेगा, 2GH। रूट टू रूट जी हाँ, एच। रूट 2GH। ये आता ऐसे है जैसे कि अगर तुम देखो, इसको बोल दो बड़ा ए और इसका होल का एरिया बोल दो छोटा ए, स्मॉल ए। तो हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन ए इंटू कैपिटल वी इज इक्वल टू ए इंटू स्मॉल वी, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल ए बहुत बड़ा है ए से, स्मॉल ए से, तो हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि वी जो होगा, कैपिटल वी जो होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 0 होगा। फिर हम लोग कह देंगे कि ये जो कैपिटल वी, इसको हम दिखा देते हैं, ये कैपिटल वी है। और इसके बाद हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। ये जो तुम्हारा ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया, फिर बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। बाहर का प्रेशर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, प्लस अब यहाँ पर रेफरेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो इसका प्रेशर लिख दिया, फिर लिख दिया रो जी एच जी इंटू यहाँ पे इसका हाइट कितना है इस लेवल का h, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये क्या है? 0 ही है, इसको नहीं लिखते, छोड़ो। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम लिख देंगे इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो। अब इसका वेलो, इसका रेफरेंस से तो हाइट 0 ही है, तो रो उसका हाइट का टर्म नहीं आएगा, तो वी स्क्वायर आएगा। रो पी नॉट से पी नॉट कट गया, तो यहाँ से आ गया कि वी इज इक्वल टू 2GH का अंडर रूट। ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये चलो, ये खैर तुम लोगों को पता ही होगा, ये वेलोसिटी है, तो x हमको पता करना है। तो ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक गिरेगा कोई चीज, तो वो किसमें गिरेगा? फ्री फॉल में ही गिरेगा, मतलब ग्रेविटी के अंदर ही गिरेगा, ग्रेविटी में ही गिर रहा है। कोई भी पार्टिकल, यहाँ से वाटर पार्टिकल गिर रहा है, तो वाटर का एक ड्रॉप जो है यहाँ से गिरने में ऐसे 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 जा रहा है ना, तो यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा कुछ, तो वो टाइम लगेगा, मान लो कि टी टाइम लगेगा। तो वो टाइम कितना लगेगा? वो टाइम लगेगा सिंपली, यहाँ से ये टोटल हाइट कितना है? h माइनस एच है। ये हाइट कितना है? h माइनस एच है। तो ये टाइम सिंपली कितना होता है? अंडर रूट 2 टोटल टाइम कितना, टोटल हाइट h माइनस एच बाई जी। ये होगा, ये होगा ना? इसको लिख दे, कैसे आया? देखो ये ऐसे आता है, जैसे यहाँ पर इनिशियल यू वाई कितना है? यू वाई 0 है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई जो हुआ वो हुआ h माइनस एच। और तुम्हारा अगर हम नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस जी। यहाँ से तुम लगा दो कि h माइनस एच इक्वेशन ऑफ मोशन। एस वाई इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन g, मतलब प्लस जी, इंटू टाइम टी स्क्वायर। तो टी कितना आ गया? 2 टाइम्स h माइनस एच बाई जी का अंडर रूट। ये तुम्हारा टाइम बन जाएगा, ठीक है? ये टाइम बन जाएगा। तो ये टाइम आया। अब हमको पता करना है कि x कितना होगा। तो x कितना होगा? x होगा सिंपली, x हो जाएगा सिंपली इस डायरेक्शन में,
वेलोसिटी कितना है, v है। क्या ये वेलोसिटी चेंज होगा? ये जो x कंपोनेंट का वेलोसिटी है v √2gh, जिसे पार्टिकल निकला है वाटर का, क्या इसका x कंपोनेंट चेंज होगा? जो भी पार्टिकल निकल रहा है थ्रू आउट द मोशन, जो यहाँ पे पार्टिकल ये जाएगा ऐसे, क्या इसका x कंपोनेंट चेंज होगा? नो नो भैया। नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो है हमेशा किधर लग रहा है, जो पार्टिकल्स पे फोर्स हमेशा किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, Downward. एकदम परपेंडिकुलर टू x कंपोनेंट। तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो हम लोग को पता ही कि कांस्टेंट मोशन में x क्या होता है, v इंटू टी होता है। तो v है तुम्हारे पास √2gh इंटू टी है तुम्हारे पास 2 टाइम्स h माइनस h बाई जी। तो देखो g से g कट गया और यहाँ से आ गया 2 √2 4 होगा, तो 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, √h माइनस h इंटू h, ये हो जाएगा। तो तुमको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए। हाँ, ये हो गया ए। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन, आप देखो इसमें बताते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अ रिंग ऑफ रेडियस r and mass m rolls down on an inclined plane with inclination angle theta starting from rest. If the center of the ring is initially at height h, the angular velocity when the ring reaches the base. तो इसमें हम लोग को कह रहा है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, सिंपल, ये भी पहले से सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग को पहले एक फिगर के माध्यम से दिखाना पड़ना चाहिए कि कैसा ये एक्चुअली में हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले बना देते हैं एक इंक्लाइन प्लेन, एक हम लोग इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं। यहाँ से हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन बना दिए। यहाँ पे बोल रहा है कि अब एक रिंग है, तो रिंग बना देते हैं। यहाँ से ऐसे एक रिंग बना देते हैं, ये रिंग हो गया, इसका रेडियस r है, तो लो इसका रेडियस r बना दिया। कह रहा है इसका मास m है, तो मास बना दिया m। स्लिप कर रहा है, रोल कर रहा है ये विद, ये कह रहा है विद स्लिपिंग, ये रोल कर रहा है विद स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग तो होता भी है, रोल फिर उसी को तो बोलते हैं। क्या क्वेश्चन है? मास रोल्स विद स्लिपिंग, एंगुलर वेलोसिटी विन, अच्छा लगता है ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है, ये विदाउट होगा। ठीक है, नहीं तो ये जो वर्ड है ना रोल, रोल वहां पे ही आता है जहां पर स्लिप ना हो, तो वो वर्ड वहां पे ही ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये विदाउट स्लिपिंग, ये तभी तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो ये इंक्लाइन प्लेन से जा रहा है, इंक्लाइनेशन एंगल दे रखा है थीटा, ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि यू इसका 0 है। फिर कह रहा है सेंटर ऑफ रिंग इज इनिशियली हाइट h, तो यहाँ इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ एक लाइन खींच देते हैं और इसका हाइट कितना है h। कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा जब ये बेस पे पहुंचेगा, यानी कि यहाँ जब ये पहुंचेगा, जब इसका हाइट यहाँ जब पहुंचेगा, तो ये हाइट तो हम बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट कितना है h है। ठीक है, तो ये जब बेस पे पहुंचेगा तो बताना है कि इसका हम लोग को एंगुलर स्पीड कितना, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है v और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो यहाँ तुम देखो कि ये अगर रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग, हाँ विदाउट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर स्लीपिंग जब ये रोल करेगा तो हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कहीं भी इसका जो वेलोसिटी होगा v बराबर ओमेगा r होना चाहिए। ठीक है, फाइनली भी ये v बराबर ओमेगा r ही होगा, यहाँ पर v बराबर ओमेगा r होगा। अब तुम देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लें। ठीक है, यहाँ पर जब ये रोल करता है कोई चीज, तो फ्रिक्शन
उस पर वर्क कर पाएगा इस रिंग पर? नो। फ्रिक्शन नहीं वर्क करेगा। जब रोलिंग होता है ना, जैसे ये रोल होता है, ये पॉइंट मोमेंटरीली रेस्ट पर होता है, तो फ्रिक्शन तो लग रहा है, मान लो लग रहा है जब भी, फिर भी ये इस पर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनेटेसिमल 0 हो रहा है, तो हर बार ये इनफाइनेटेसिमल 0 है, तो नेट ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है जहां पर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, इसलिए फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं। तो यहां से हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि यहां से हम लोग सीख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि यहाँ पर इनिशियल इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, mgh, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो लास्ट में बचेगा इसका दो फॉर्म होगा, एक होगा रोटेशनल और एक होगा ट्रांसलेशनल, क्योंकि ये जो लास्ट में जो रिंग यहाँ पर अब आ चुका है, रोलिंग में क्या होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल होता है वो। यहाँ पे इसके पास देखो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है v, और इसके पास रोटेशनल क्या है, ओमेगा भी है, तो दोनों एनर्जी का हमको सम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग पहले ट्रांसलेशनल एनर्जी लिखेंगे तो हाफ mv², और जब इसका रोटेशनल एनर्जी लिखेंगे तो हाफ i ओमेगा²। तो आई जो होगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है mr², यहाँ से आई हो गया, और ओमेगा² लिख देते हैं। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, तो हम v के जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अगला स्टेप में, यहाँ से लिख देंगे mgh इज इक्वल टू हाफ m, v को लिख देंगे ओमेगा r, यानी कि ओमेगा² प्लस हाफ m r² ओमेगा। जब इसका हाइट लिख दिया है h, सेंटर ऑफ इनिशियली हाइट h है, तो इसका हमको बेस से लिखना चाहिए, यहाँ से हाइट हमको नहीं लिखना चाहिए, ये टोटल हाइट यहाँ से और यहाँ से इन दो पॉइंट का बीच की हाइट h है, और ये जब बेस पर होगा तब भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि बेस पर ये जब आएगा ना तो इसके पास ये तो यहाँ आ गया, लेकिन इसके समय इसका जो सेंटर है ये r डिस्टेंस ऊपर रहेगा ना, इसलिए यहाँ पे ये 0 नहीं होगा। यहाँ थोड़ा करेक्शन करो, mgr, ठीक है, यहाँ से अब लिख दो mgh माइनस r इक्वल टू दिस, यहाँ से आ गया mgh माइनस r इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, सेम एक्सप्रेशन है, ये हो गया m ओमेगा² r², ये देखो m से m कट गया, ये हो गया ओमेगा बराबर g इंटू h माइनस r बटा r² का अंडर रूट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन, सी। ठीक है। ये विदाउट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे विद स्लिपिंग नहीं होगा, रोलिंग मतलब विदाउट ही होता है, रोल कोई चीज करेगा ना, अगर ये रोलिंग का मीनिंग ही है कि वो अगर कोई चीज चल रहा है तो वो मतलब वो विद स्लिपिंग हो रहा है तो उसको रोलिंग नहीं कहते हैं, प्योर रोलिंग मतलब ये होता है, प्योर रोलिंग उसको कहते हैं जहां पर स्लिपिंग नहीं हो, स्लिपिंग जिसको होता है तो उसको रोलिंग इन द सेंस, ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सिर्फ रोल लिखा हुआ है, यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं लिखा हुआ है, जैसे एक वर्ड होता है प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग मतलब सिंपल समझ लो कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिप नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है रोल्स, तो रोल्स में विद स्लिपिंग लिख दिया है, तो ये तो फिर एंगुलर वेलोसिटी आएगा ही नहीं ना, विद स्लिपिंग हुआ तो क्या होगा, जैसे कि तुम कोई चीज सर्कुलर चीज रखे हो, जैसे नहीं होता है, जैसे ब्रेक मारते हो सैंडिस इलाका, जैसे मान लो रोड पे बहुत सारा रेत बिखरा हुआ है और तुम जोर से ब्रेक मारे तो जो ब्रेक होता है चक्का तो फट से लॉक हो जाता है और वो स्किड कर जाता है, ठीक है, वो सीधा सीधा चलने लगता है, मतलब वो घूमता नहीं है चक्का, फिर एकदम से चला जाता है सीधा सीधा, वो चीज हुआ कि वहां पर वो स्किड हो गया, वो स्लिप करके आगे ही चला गया, तो वो चीज है।
तो रोल्स यहाँ पर एक वर्ड जो है ध्यान देना, विदाउट स्लीपिंग वाला केस ही इंपॉर्टेंट है, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? यस किसी को भैया। भी डाउट है वो चैट में लिखने की बजाय मतलब माइक ऑन करके बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन शेयर करते हैं हाँ, क्या जो माइक ऑन करके बोल दो, क्योंकि चैट मेरे को दिखता नहीं है इधर से। स्क्रीन शेयर करने पे चैट हेलो शो नहीं भैया। होता। हाँ बोलो। पर हाइट सेंटर से ना कंसीडर करके इंक्लाइन सरफेस से करें तो मतलब PYQ क्वेश्चन आया है ऐसे। देखो हाइट जो है ना, जब ये लिखा रहेगा कि हाइट, तो हाइट हमको क्या करना है, बेस से ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड के लेवल से सेंटर का हम लोग को, और जब लिखा रहेगा कि ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस एल डिस्टेंस, स्लैंट हाइट फिर उसका वर्ड यूज होगा, ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट इसका नाम रहता है। ये स्लैंट हाइट कितना है, वो एल है। ठीक है, वर्ड सही से पकड़ना। जैसे हम भी यहाँ पे गलती किए कि हाइट जब हम यूज किए कि एच हाइट है, तो हम इसके सेंटर जब ये बेस पे चला गया और फाइनली जब था ये इसके सेंटर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोल दिए कि वो एच है, जबकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो है हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, ग्राउंड से, कि ग्राउंड के लेवल से कितना वो ऊंचा है, और फाइनली ये जो ग्राउंड से लेवल से ये आर डिस्टेंस ऊंचा रहेगा, क्योंकि जब ये बेस पर आएगा तो ये ग्राउंड के लेवल से कितना डिस्टेंस इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, आर डिस्टेंस ऊपर रहेगा। ठीक है, जी क्लियर भैया। और एक और क्वेश्चन हम भैया लेते हैं। भैया हाँ ऐसा बोलो। तो नहीं है ना, हम ऐसा तो नहीं होता है ना, मतलब हम कि हमारे अनुसार किसी भी पॉइंट से पोटेंशियल ले सकते हैं ना, रेफरेंस पॉइंट। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे इस पॉइंट से लेते हैं, कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ये रेफरेंस ले लेते हैं, कि ये हाँ, मेरा उसके रेफरेंस है। अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा फिर। नहीं देखो हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे अगर रेफरेंस ले लोगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस जीरो। ही फिर तुमको चेंज करके लिखना पड़ेगा, कि इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा एच माइनस आर, क्योंकि तुम इनिशियल में आर एच माइनस डिस्टेंस आर हो जाएगा और फाइनल में जीरो हो जाएगा। और फाइनल में जीरो, तो ये एक्सप्रेशन देखो इंडीड यहाँ पर एम जी एच माइनस आर तुमको दिखेगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे तुम लिख दोगे कि एम जी एच माइनस आर, और इधर तुम लिखोगे जीरो प्लस दे, तो लिखने का तरीका बस चेंज होगा, बाकी फाइनल एक्सप्रेशन वही रहेगा। समझे? यस यस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जहां पर इसी तरह का है, रोटेटिंग वाला है। जैसे बोल रहा है अ व्हील इज रोटेटिंग एट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ये देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा है एफ नॉट हर्ट्ज। ठीक है, इसका यूनिट देखो हर्ट्ज दे रखा है, अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है व्हील। व्हील जो है स्टॉप करता है टी नॉट सेकेंड में विद कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एंगुलर डी एक्सेलरेशन से ये स्टॉप हो जाता है टी नॉट सेकेंड में। हमको बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि कितनी बार वो घूमा, जैसे कि कोई एक व्हील है ऐसे घूम रहा था ऐसे ऐसे, और ये जब स्टॉप हुआ तो कितनी बार घूमा, 2 बार 5 बार जितना भी हो, तो उसका एक्सप्रेशन कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये तुम देखो, इसको तुम ऐसे करो, जैसे यहाँ पे देखो, पहले क्या करते हैं कि एक हम लोग व्हील बना देते हैं, ये मेरा व्हील है, ये व्हील है। ठीक है, और ये जो व्हील है इसका वर्टिकल एक्सिस ये ऐसा है, ये एक्सिस वर्टिकल ऐसा है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका दे रखा है कि एफ नॉट है, तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर, 2 पाई एफ। हाँ, 2 तो पाई। ओमेगा कितना होगा, 2 पाई एफ नॉट हो जाएगा। सिमिलरली ये ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ नॉट हो जाएगा। अभी कह रहा है कि ये डे एक्सेलरेट करता है, यानी कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा अपोजिट टू ओमेगा, और ये मान लेते हैं कि ये कुछ अल्फा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि टी नॉट सेकेंड में, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, टाइम कितना लगता है, टी नॉट सेकेंड।
ठीक है? तो पहला हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हम लोग यूज़ करते थे कि v बराबर u प्लस at, उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ये एंगुलर के लिए सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता है कि ओमेगा फाइनल क्या हो गया 0, ओमेगा नॉट तो ओमेगा नॉट था और अल्फा तो अल्फा था और टाइम है t नॉट। तो अल्फा यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी नॉट। यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि ओमेगा नॉट और टी नॉट का जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही है, जैसे कि अब एज्यूम करते हैं शुरू में, तो ये निगेटिव है आ रहा है, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि ये डीएक्सेलरेशन है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि टर्न्स, तो टर्न्स पता करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि एंगुलरली ये कितना डिस्प्लेस हुआ, थीटा थीटा कितना चाहिए होगा। तो थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी तरह थीटा हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो ओमेगा फाइनल है ये, यहाँ पे जैसे v फाइनल होता है ना, v इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो उसी तरह यहाँ पे ओमेगा जो है ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो 0 है। तो थीटा बराबर हो गया 0 माइनस हाफ, और अल्फा कितना है माइनस ओमेगा नॉट बाई टी नॉट, और टाइम कितना लगा टी नॉट का स्क्वायर। यहाँ से थीटा आ गया हाफ ओमेगा नॉट का तुम वैल्यू अब रख सकते हो 2 पाई एफ नॉट इंटू डिवाइड बाई टी नॉट इंटू टी नॉट का स्क्वायर। तो टी नॉट से एक टी नॉट कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया पाई एफ नॉट। ये तो सिर्फ थीटा आया, लेकिन हमको पता करना है नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, एन होगा थीटा, और एक टर्न में कितना एंगल होता है 2 पाई एंगल होता है। तो थीटा बाई 2 पाई क्या एंगल, तो ये होगा, सॉरी यहाँ पे एक टी नॉट भी आएगा क्योंकि एफ नॉट इंटू टी नॉट है। तो थीटा आ गया पाई एफ नॉट टी नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो 2 पाई से पाई कट गया, ये आ गया एफ नॉट टी नॉट बाई 2, ठीक है। सबको आया समझ में? हेलो, यस भैया। ठीक है ना? चलो, किसी को डाउट है तो ओपनली पूछ सकते हो आराम से, माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माइक से ही पूछो, क्योंकि फिर वापस जाके हमको देखना पड़ेगा, चैट नहीं पढ़ पा रहे हम। अरे की से ठीक है ना? आगे बढ़ो। ठीक। ठीक, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्टाइल पर है। Two projectiles of identical mass are projected from ground with same initial angle alpha with respect to Earth's surface and same initial velocity in the same plane. They collide at the highest point of their trajectories and stick to one another. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो ये एमसीक्यू टाइप है, एमएसक्यू टाइप है, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट। पहला ऑप्शन है द मोमेंटम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन इज 0। देखो दोनों u और अल्फा सेम रखा हुआ है, यानी कि ये ऐसे जाएगा और ये दोनों ये इधर से जाएगा और कहाँ टकराएगा बता दो। ये जैसे r डिस्टेंस है ये टोटल, ये किस पॉइंट पे टकराएगा, ये जो पॉइंट होगा ये टकराएगा कहाँ पे टकराएगा दोनों, R/2। हाँ r/2 पर। ये अगर हम x डिस्टेंस में बात करें, और ये हाइट कितना होगा कि किस हाइट पे टकराएगा, एच मैक्स। हाँ h मैक्स पे टकराएगा। हाईएस्ट डिस्टेंस जो सॉरी हाईएस्ट जो हाइट होता है वो वहां पर टकराएगा। तो इस समय जब ये पार्टिकल इस तरफ आ रहा होगा और एक पार्टिकल इधर हम बना देते हैं,
ये जब आ रहा होगा तो ये कितना से आ रहा होगा और ये कितना से आ रहा होगा, कितना स्पीड से आ रहा होगा दोनों। U ये cos जो alpha लेफ्ट, हाँ ये u cos अल्फा से आ रहा होगा और ये भी u cos अल्फा से ही आ रहा होगा, सिमेट्रिक एकदम, है ना? बोलो हाँ ना? हाँ Yes, यस भैया। Yes, sir. ठीक है, तो कह रहा है द मोमेंटम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम कोलिजन से पहले देखें तो मोमेंटम टोटल कितना है सिस्टम में? अगर ये दोनों कह रहा है आइडेंटिकल मास है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, तो इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम कितना है? अगर जस्ट बिफोर कोलिजन हम बोले, जस्ट बिफोर कोलिजन, ये कितना है? 2u cos alpha. नहीं ना, ये देखो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों Okay, ऐड okay, करोगे तो कितना? okay, okay. Then it is 0. हाँ ये जीरो है, इसलिए Okay, फाइनली भी क्या होगा? जीरो ही होगा। ये 0. ऑप्शन Okay. सही So है, momentum ठीक है, is conserved. है ना? मोमेंटम कंजर्व है और जीरो ही है, ठीक। फिर देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन द कोलिजन, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो सकता है इसमें? No, it is an inelastic collision, so kinetic energy won't be conserved. देखो हाँ, क्योंकि ये कह रहा है ना कि जब दोनों टकराता है और स्टिक हो जाता है, ये जो वर्ड याद रखो स्टिक, जब भी स्टिक का बात है यानी कि इनइलास्टिक का बात हो रहा है ना? इनइलास्टिक हो गया, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होता। फिर कह रहा है कंबाइंड ऑब्जेक्ट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये होगा क्या? Yes. जो दोनों स्टिक हो जाएगा, जब दोनों ये दोनों मिल जाएगा, तो ये दोनों को मिल जाएगा, तो अभी देखो फाइनली मोमेंटम क्या है इस सिस्टम का जस्ट बिफोर आफ्टर कोलिजन, ये तो जीरो है, यानी कि इसके पास अब जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 0. मोमेंटम जीरो है तो यानी वेलोसिटी जीरो। जीरो है, यानी जीरो है, तो ये सीधे सीधे धड़ाम से जीरे से गिर जाएगा, है ना? ऐसे So ऐसे free गिर fall. जाएगा, ये फ्री फॉल गिर जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही कहाँ गिरेगा? r/2 पे, है ना? तो कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा। फिर कह रहा है कंबाइंड, तो डी ऑब्वियसली गलत हो गया, है ना? पैराबोलिक पाथ नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अगर सेम क्वेश्चन रखते हैं हम, है ना, सेम क्वेश्चन रखते हैं, सारा ऑप्शन भी सेम रहेगा, है ना? दो चार चीज हम चेंज करते हैं इसमें, जैसे आइडेंटिकल मास है तो आइडेंटिकल मास काट के हम इस तरफ के मास को हम बोल देते हैं 2m और इस तरफ के मास को हम बोल देते हैं m, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन कहते हैं कि ये स्टिक हो जाता है, स्टिक हो जाता है, अब बताना है कि तुमको मोमेंटम जीरो होगा कि नहीं। यहाँ पे जब ये इस तरफ से आएगा, ये इस तरफ से आएगा, तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाला पार्टिकल है, ये राइट वाला पार्टिकल है जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना? अब देखो बताओ कि मोमेंटम Momentum is फाइनली, non-zero. not equal 0. फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? Right side. Right side. तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो बता सकते हैं, कितना होगा? Mu cos alpha. Cos alpha. Mu Cos cos alpha. alpha. कितना? Mu cos alpha. हाँ mu cos अल्फा, क्योंकि इस तरह वेलोसिटी देखो, दोनों का वेलोसिटी u cos अल्फा ही है, क्योंकि वेलोसिटी का तो इंडिपेंडेंट है ना मास से, ये दोनों वेलोसिटी u cos अल्फा ही है, लेकिन मोमेंटम देखो अलग है, इसका मोमेंटम 2mu cos अल्फा और इसका मोमेंटम mu cos अल्फा, तो नेट मोमेंटम इधर जो है ये मास 2m है और ये मास m है, इसका मोमेंटम फाइनल जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के इक्वल होगा और वो होगा mu cos अल्फा। लेते सिंपली ये m मास लेते और इसके पास वेलोसिटी u cos अल्फा इस तरफ होता, तो ये कहाँ पे गिरता? ऐसे ही जाता ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि ये भी ऐसे सिर्फ और सिर्फ m मानो और u cos अल्फा मानो, तो ये यहाँ से यहाँ तक कहाँ जाता?
आर आर पे जाता, हाँ यहाँ से ओ से डिस्टेंस जाता आर पे, ठीक है। लेकिन अभी इसके पास वेलोसिटी कितना हो गया, u cos अल्फा बाई 3, यहां से यहां तक जाता r/2 डिस्टेंस जाता ये, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ t इक्वल टू 0 ये है, ये कितना, या इस पॉइंट से ओ प्राइम से डिस्टेंस कितना जाता, r/2 जाता। अगर सिंपली कितना होता है डिस्टेंस वेलोसिटी, u cos अल्फा होता। अब हम कहा दिए हैं कि u cos अल्फा बाई 3 है, तब कितना जाना चाहिए, r/6। हाँ, ये जितना डिस्टेंस जा रहा होता है उसका 3 गुना, सॉरी 1/3 होना चाहिए, क्योंकि हम वेलोसिटी को क्या कर दिए, 1/3 कर दिए। तो अब ये जाएगा r/6, ठीक है, तो ये जाएगा r/6। तो अगर हम तुमसे पूछ देते कि डिस्टेंस जो है फाइनली ओरिजिन से इस पार्टिकल का जो कंबाइंड पार्टिकल जो है यहाँ पे गिरता है जहां पर, वो है d, तो तुम लोग बता सकते थे कि d कितना होता, n कितना होता है ना। जैसे कि d हम लोग लिखते थे कि r/2 प्लस r/6, ये कितना हो जाता, ये 3/6 है ना, r/2 क्या है 3/6, 3 प्लस 1 इज 4/6 टाइम्स r, यानी 2/3 r, मतलब 0.67। ये न्यूमेरिकल में भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। ये बताओ कि 0.67 मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो होता है, पूछ सकता है ना, ठीक क्लियर है ना, यस सर। ठीक है, समझ गया। चलो, जैसे देखो इस तरह का क्वेश्चंस में ना, कहा गया बहुत सारा वेरिएशंस करा जा सकता है। सिंपली बात इतना ही है कि तुमको दो चीज समझना है, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन समझना है, और दूसरा सिंपल वही जो तुम्हारा पैराबोला का जो चीज होता है कि आर क्या है, एच क्या है, इन सब का रिलेशंस तुमको पता होना चाहिए, बाकी तो तुम लोग बना लोगे, है ना, ठीक। जी अब ये देखो, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म थिन है, यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क है, रेडियस r है, और इसका मास जो है m है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जो मास दिया होता है वो किसका मास है, ये मास दे रखा है तुमको यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क का मास दे रखा है, मतलब टोटल मास जो है वो है m, ठीक। अब तुमको कह रहा है कि इसमें से r/2 का स्क्वायर हम लोग कट करके निकाल दिए, तो अब बताना है कि फाइनली जो चीज बना हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नेगेटिव मास। सुपरपोजिशन करेंगे सर, सुपरपोजिशन करेंगे इसको। जी इस पे करेंगे कि जो सिंपली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो हम लिखेंगे आई, वो होगा आई डिस्क, ये टोटल डिस्क माइनस जितना होता आई स्क्वायर। उसका माइनस आई ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका हम लोग माइनस कर देंगे, जी क्योंकि पूरा डिस्क जितना होता उसमें से स्क्वायर को जब घटा देंगे तो यही होगा जो फाइनली जो शेप बचा हुआ है। तो यहां से तुम देखो कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखना चाहें, और कह रहा है किसके अबाउट लिखना है, परपेंडिकुलर टू इट एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क, मतलब इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे हम लोग बना देते हैं, इस पॉइंट के अबाउट हमको लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इसका तो हमको पता है कि एम आर स्क्वायर बाई, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, है ना, जी भैया। डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और माइनस आई स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो आई स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो तुमको पहले बताना चाहिए यहाँ पर सिग्मा, मतलब ये जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिग्मा जो है वो कितना है, ये सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है जो मास है वो उसका जो डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी वो है सिग्मा, तो वो कितना मास है पर यूनिट एरिया। m, मास पर यूनिट टोटल एरिया, मास
डिवाइडेड बाय एरिया। टोटल एरिया डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये इतना मास इतना सिग्मा हो जाएगा। तो मास ऑफ स्क्वायर जो होगा m मान लेते हैं, तो इसका मास होगा सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर बाई 4, है ना, r बाई 2 हो गया ना, r बाई 2 का स्क्वायर मतलब r बाई स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा कितना है, सिग्मा है m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया m बटा 4 पाई। यहाँ से लिखो m r स्क्वायर बाई 2 माइनस m बटा 4 आर पाई, स्क्वायर बाई ठीक है। अब देखो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 3 नहीं एम ए क्यू बाई 3। नहीं, MA square by 6. हाँ जैसे तुमको पता है ना, जैसे देखो स्क्वायर का रेक्टेंगल का कुछ भी हो, याद रखने का तरीका सिंपल ऐसा है, जैसे मान लो कि लेंथ है, ये रॉड है, सिंपली एक थिन रॉड है, इसका हम लोगों को पता रहता है कि इसके मिड पॉइंट से जाने पर क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक। ये बस याद रखो, बाकी अब सब तुम बता दोगे। जैसे देखो इतना है, अब जैसे देखो हम कह दिए कि ये है, ये हम बना देते हैं, ये फिगर बना देते हैं, तो तुम जब इसको तुम स्क्वीज कर दोगे ना, ये स्क्वायर को जब स्क्वीज कर दोगे तो ये एक लाइन ही तो बन जाएगा, ये दोनों को जब इन दोनों को पास लेके आओगे तो ये लाइन बन जाएगा। अब इसके अबाउट अगर तुम लिखोगे तो ये होगा ये लेंथ, तो एम ए स्क्वायर बाई 12, फिर इसके अबाउट इस तरफ लिखोगे तो ये भी तो लेंथ ए ही है, तो ये एम ए स्क्वायर बाई 12। फिर हम लोग को प्लेनर चीज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, तो इस पॉइंट के अबाउट लिखना है तो इन दोनों का सम लिखेंगे, तो वो होगा एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12 मतलब एम ए स्क्वायर बाई 6, यानी कि हो गया इसका एम ए स्क्वायर बाई 6। उसी तरह रेक्टेंगल का होता है, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, इसके अबाउट होगा, मान लो ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, तो ये एम बी स्क्वायर बाई 12 है। सिमिलरली इस तरफ है तो ये एम ए स्क्वायर बाई 12 है, तो इसके अबाउट लिखना है तो क्या होगा, इन दोनों का सम कर दो, है ना, इन दोनों को जोड़ दो तो इसके अबाउट हो जाएगा, है ना। तो यहां से आ गया m इंटू ये लेंथ कितना है r बाई 2, तो इसका स्क्वायर बाई 6, ये कर दिए, ये आ गया m r स्क्वायर बाई 2 माइनस m r स्क्वायर, ये हो गया 4, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, है ना, 16 इंटू 6 96 पाई। अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन मिल सकता है, ये वाला मिल B. सकता है, बी ऑप्शन, है ऑप्शन ना। बी। ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 का बी, ठीक है, आ गया। अब हम बनाते हैं ये थोड़ा सा रोटेशन से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि थिन मासलेस रॉड है, लेंथ 12 है, इसमें 2 पॉइंट मासेस है m और m, दोनों को अटैच कर दिया एंड से, है ना, और रॉड जो है वो एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जो कि एंगल यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब डीएल बाई डी का मैग्नीट्यूड हमको बताना है। तो पहला तुम ये देखो कि अगर हम इस पॉइंट के अबाउट ही देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, तो इस पॉइंट के अबाउट हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम m का कितना आ रहा है। इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ये r वेक्टर है और ओमेगा वेक्टर कैसा है, इस तरफ है, तो ये ओमेगा वेक्टर अपवर्ड के डायरेक्शन में देखो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह जा रहा है, ये ओमेगा वेक्टर है ना। और यहां से हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी तुम देखो, वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगा, ये जब ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये घूमेगा तो ये अंदर की तरफ वेलोसिटी इस तरफ होगा, ये अंदर की तरफ होगा, ये लिखने में हम थोड़ा ऊपर दिखाए हैं,
बट ये पॉइंट टुवर्ड्स इनवर्ड है, जैसे कि हम लोग नहीं लिखते हैं ऐसे, ये चीज ऐसा है, ये वेलोसिटी इस तरह है, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनवर्ड। जब तुम पेन पेपर पे रखते हो परपेंडिकुलरली, और पॉइंट जो तुम्हारा निब होता है उसका जिस तरफ डायरेक्शन होगा उस तरफ है ये वेलोसिटी, ठीक है। अब तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आर क्रॉस वी लोगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर क्रॉस वी, एक पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट के लिए, तो यहाँ एक पॉइंट के लिए एम आर क्रॉस वी, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास इस तरफ, ये वेक्टर बनेगा एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, ठीक है ना, तो आपको पता चल रहा है इसमें। जी भैया। और ये परपेंडिकुलर होगा आर के भी और वी के भी। ऑब्वियस सा दिख रहा है ये कि अगर तुम वी को हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये वी हम इसको ऐसे ही बना देते हैं कि वी जो है ऐसा है, क्रॉस बना देते हैं। तो अब तुम देखो ये लाइन क्या है, इस लाइन इसके परपेंडिकुलर है, आर के परपेंडिकुलर है ना, और जो इनवर्ड पॉइंट होगा, इनवर्ड लाइन होगा, और ये प्लेन में है तो ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो ये एल इसका हो गया। सिमिलरली तुम इसके लिए लिखोगे तो ये आर है इसका, ये वेक्टर आर वेक्टर इस तरफ है। अब ये चीज ऐसे घूम रहा है, यानी कि इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है ये ऐसा है, तुम्हारे आंख के तरफ आ रहा है, सीधा सीधा जो एरो है तुम्हारे आंख के तरफ आ रहा है, आउटवर्ड जो प्लेन की तरफ है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर अभी इस तरफ है। अब इसका तुम आर क्रॉस भी लोगे तो इसका वेलोसिटी ये आएगा डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, ये भी इस तरफ ही आएगा। तो ये देखो जितना एल आएगा इस तरफ इतना है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन भी इतना ही होगा, एम आर क्रॉस भी, एम भी चीज वही है, आर भी उतना ही है एल के इक्वल, है ना, और वेलोसिटी भी उतना ही है, क्योंकि दोनों चीज क्या है, ये सिमेट्रिक है, ये जितना लेंथ इस तरफ है उतना ही लेंथ इस तरफ है, तो जितना वेलोसिटी यहाँ पर है उतना ही वेलोसिटी यहाँ पर भी है, तो इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा नेट 2L, ठीक है, तो यानी कि 2m r क्रॉस v, यानी कि 2m। अब r और v में तो एंगल देखो कितना है, यहां से तुम देखो ये वेक्टर r वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ये l हो गया, तो r क्रॉस v को कितना लिखें, यहां देखो ये लेंथ l है, वेलोसिटी को लिखना चाहते हैं ओमेगा के टर्म्स में, तो जैसे देखो ये वेलोसिटी v अगर हम लिखेंगे, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ l है, तो ये लेंथ तो l साइन थीटा होगा ये वाला लेंथ, जी भैया जी। ये लेंथ l है, ये l साइन थीटा होगा, तो वेलोसिटी v कितना होगा, l साइन थीटा इंटू ओमेगा। यहां से तुम लिखो ये r तो l ही है, l इंटू l साइन थीटा ओमेगा, ये हो गया 2m l² ओमेगा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया l। अब तुमको एक चीज पता है कि ये चीज जो रोटेट कर रहा है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये वेक्टर भी ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है, इसका भी रेट ऑफ चेंज जो है वो ओमेगा ही है, समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे तुम किए होगे डेरिवेशन जैसे करे होगे, जैसे कि कोई वेक्टर ए वेक्टर होता है और उसका रेट ऑफ चेंज जैसे मान लो ओमेगा है, तो अगर हम लिखना चाहते हैं कि डी ए वेक्टर बाई डी टी क्या होगा, तो वो होगा ओमेगा क्रॉस ए, ये पता है ना तुम लोग को। यस सर। जी जी। हाँ, तो यहां से तुम लिख सकते हो कि डी एल बाई डी टी क्या होगा, एल नेट अगर हम लिख दें डी एल नेट बाई डी टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस 2L, ठीक है, यानी कि ओमेगा क्रॉस, तो 2 बाहर ले लेते हैं, L कितना है, या ऐसे लिख देते हैं हम इसको 2 सॉरी ओमेगा क्रॉस 2L, ओमेगा क्रॉस 2L कितना है, m r क्रॉस v है,
यहाँ से आ गया 2m बाहर आ गया, ओमेगा क्रॉस r क्रॉस v, ठीक है। यहां से तुम देखो कि ये चीज तो हमको पता था कि एल नेट इतना है, तो ये तुम देखो ओमेगा क्रॉस जिस r क्रॉस v है, ये चीज देखो इसके साथ एंगल कितना बनेगा। तो r क्रॉस v कितना है, ये l ही तो है, ये l ही तो है r क्रॉस v, एंगल ही इंपॉर्टेंट है, जी ये एंगल ही हम निकालना चाह रहे हैं कितना एंगल बनेगा। और ओमेगा वेक्टर किधर है, ओमेगा वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ ओमेगा है, और एल कितना है, इस तरफ है r क्रॉस v। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता करना है कि कितना है ये एंगल। तो तुम देखो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा। देखो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिंपली कि ये हो जाएगा जो भी dl बाई dt है, dl नेट बाई dt, ये हो जाएगा इतना इंटू क्रॉस ओमेगा, इसी के तो ओमेगा लेना है क्रॉस, इससे ही तो ओमेगा का क्रॉस लेना है, यानी कि 2m l स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा करोगे और इंटू साइन लेना पड़ेगा, साइन कितना एंगल, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया 2m l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया, यानी कि ये आ गया ऑप्शन कौन सा, समझ ये में आया कि नहीं, यस यस ठीक है। जी भैया ये थोड़ा लिखने में देखो, ये लिखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये सिंपली, एक तो सिंपली ग्राफ से ही मतलब फिगर से ही हम लोग जज कर सकते हैं कि क्या आना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये कहें कि r क्रॉस v, तो ये l हुआ, l इस तरफ बना, और फिर l मतलब ओमेगा का फिर से क्रॉस लेंगे, क्योंकि ओमेगा क्रॉस l हमको निकालना है फाइनली, तो ओमेगा के और l के बीच का एंगल हम लोग जज कर सकते हैं सिंपली देखकर, ये एंगल 90 माइनस थीटा ही होगा। तो जब हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस का टर्म आ जाएगा। तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मतलब इतना लिखने का जरूरत इसलिए है क्योंकि हम समझा रहे हैं अभी, ठीक है। एग्जाम में ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि सारा चीज लिखो, ठीक है। तुम सिंपली इतना भी लिख सकते हो कि ये एल इतना होगा, एम आर क्रॉस वी का डबल, और जब तुम डी एल बाई डी टी लिखोगे तो ओमेगा क्रॉस एल लिखोगे, और यहां से ही तुम जज कर सकते हो कि ये ऑप्शन होगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखते हैं ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वहां से हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। द प्लैनेट जो है उसके ए प्लैनेट हैज एवरेज डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ, बट इट हैज ओनली 1/8 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। तो कह रहा है एक प्लैनेट है जिसका डेंसिटी रो है, और दूसरा प्लैनेट है इसका भी डेंसिटी रो ही है, लेकिन इसका मास जो है मास 1/8 ऑफ m है। अगर इसका मास अर्थ m है तो इसका मास कितना है 1/8 है। ये प्लैनेट है और ये क्या है अर्थ है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस इज जीपी, तो इसका एक्सेलरेशन प्लैनेट का कितना है जीपी है, और इसका अर्थ का कितना है जीई है। तो हमको बताना है कि जीपी बटा जी कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चाहोगे तुम लोग तो करो, 2 मिनट करके देखो, क्योंकि ज्यादा ये टफ है नहीं। वन बाई टू
हाँ बिल्कुल सही सही, बिल्कुल 0.5 हाँ बिल्कुल सही। और लोग कितने कितने लोग हैं? सब लोग बोलो, सबका आंसर आ रहा है? Yes, it is 1/2. Yes, sir, 1/2. यस सर, 1 हम्म। by 2। और सबका हो गया ना? ये बताना पड़ेगा इसको, बताओ। कितने लोग हैं देखें? सबका तो नहीं हुआ। 21 है। कितने लोग हैं? ठीक है, जो भी है। और आगे आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। स्क्रीन फिर से हम शेयर कर रहे हैं। तो जिनसे भी नहीं हुआ, एक बार अच्छे से ये क्वेश्चन कर सकते हो ट्राई, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। ये हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये प्लैनेट्स, दो प्लैनेट्स हैं, इसका मास एक m1 है, दूसरा का मास m2 है। दोनों ही सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसका एक का टाइम पीरियड t1 है, दूसरा का t2 है। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंसेस जो है प्लेनेट का सन से, वो r और 3r है, ठीक है। p1 के लिए, p2 के लिए 2r और 4r है, ठीक है। और m1 और m2 जो है मच स्मॉलर देन मास ऑफ द सन है। ये बेसिक अजम्पशंस इतना होता ही है कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनका मास ऑब्वियसली जो है स्टार से बहुत ही छोटा होता है। एक तो ये अजम्पशन एकदम ही सही है। दूसरा, प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जैसे कि दिखा दिया है ना, ये अजम्पशन है ना। ये दो अजम्पशन, और तुम्हारा पास डिस्टेंसेस दे रखा है, जैसे कि मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंसेस का कुछ कुछ नाम रखा जाता है, जैसे क्या नाम होता है पास वाले डिस्टेंस का? सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस। नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो, जैसे ये सन के अराउंड ऐसे ये वाला जब पॉइंट आएगा, Apogee and ये पास perigee. में है। Perigee. हाँ, तो Apogee इसको and क्या बोलते perigee. हैं? अपोजी किसको बोलते हैं? Maximum पास वाले को apogee, दूर, minimum हाँ perigee. अपोजी। ऐसे याद रखो, पेरिजी मतलब पी से स्टार्ट होता है, तो ये पास वाले के लिए हम लोग कहेंगे पेरिजी, है ना। तो पेरिजी हो गया, तो पास वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये डिस्टेंसेस दे रखा है तुमको। ये P1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर P1 है, और दूसरा है P2। P2 यहाँ पे हम ऐसा बना देते हैं, P2 ऐसा है। यहाँ पे सन है, इसमें भी यहाँ सन है। ये डिस्टेंस मिनिमम इसका r है, इसका मैक्सिमम 3r है, इसका 2r है, और ये 4r है, ठीक है। अब हमको बताना है कि टाइम का रेशियो क्या होगा, है ना। टाइम का रेशियो बताना है कि इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से एपीजी और पेरिजी में मिलाने पर टोटल डिस्टेंस कितना होता है? सेमी मेजर एक्सिस। हाँ 2a. सेमी मेजर। हाँ, सेमी मेजर एक्सिस मतलब 2a। 2a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4r, यानी इसमें a हो जाएगा 2r, और इसमें देखो 2r प्लस 4r जिसे लिखोगे 2a a प्राइम मान लेते हैं इसको, या a1 a2 मान लेते हैं। ये a1 है और ये a2 इसको बोल देते हैं, तो 2a2 होगा 6r, यानी a2 हो जाएगा 3r के। बेसिकली हमको टाइम का ही रेशियो निकालना है, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा, हम लोग को पता ही है कि केप्लर्स का लॉ है, सेकंड लॉ है ना, टाइम वाला, कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, है ना। तो ये हम लोग a1 a2 इसीलिए हम पहले निकाले हैं, क्योंकि हमको टाइम में कंपैरिजन करना है, तो हमको पहले a
में कंपैरिजन कर लेना चाहिए। तो आज अब लिख देते हैं कि T2 बाई T1, क्योंकि T2 बाई T1 पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? T2 बाई T1 स्क्वायर हो जाएगा A2 बाई A1 का क्यूब। और हाँ, एक चीज और है, जैसे कि masses M1 M2 ठीक है, ओके। यहां से आ गया A2 बाई A1, तो A2 बाई A1 कितना आ गया? 3/2 पावर 3, और ये हो गया T2 बाई T1 का स्क्वायर। यानी कि अब आ गया T2 बाई T1 कितना आ गया? 3/2 पे पावर 3/2। तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो यानी कि 3/2 पे पावर 1 + 1/2, यानी कि 3 पे पावर 1 मतलब 3/2, एंड 1/2 का मीनिंग क्या होता है? रूट 3/2। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी। इसी ऑप्शन हो गया। तो देखो ये सब क्वेश्चन ना जैम में आया हुआ है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये क्वेश्चन जैम में आया था, ये देखो ये क्वेश्चन जो पूछे हैं ये भी आया है, ये भी देखो ये भी जैम में ही आया है ना? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन देखो, पार्टिकल ऑफ मास m, एंगुलर मोमेंटम L, moves in space with where potential energy is kr² and r is the radial coordinate. If the particle moves in a circular orbit, then the radius of the orbit. तो इसमें हमको बताना है कि ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा अगर पोटेंशियल एनर्जी तुमको दे रखा है kr²। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑप्शन देखो, यहाँ पर ऑप्शन में L का यूज है। L यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, मेंशन किया है, हाँ मेंशन किया है L यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। तो हमको पहले तो L के टर्म्स में ही आंसर निकालना है, ये हमको पहले से क्लियर रखना चाहिए दिमाग में कि सारा ऑप्शन में L आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो U बराबर अगर kr² दे रखा है, तो यानी फोर्स होता है -du/dx या dr, ऐसे कह दो, -du/δr, ये हो जाएगा -2kr। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड बोले फोर्स का, देखो निगेटिव चीज अब आ रहा है, ठीक है ना, तो निगेटिव देख के तुम लोग बोलोगे कि देखो जैसे मान लो कि अगर हम ये कह दे अट्रैक्टिव कि फोर्स अगर है। ये, अरे यार इतना नहीं, -2kr, अब इसको हम कह दे कि mv²/r, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में है, इसको अगर हम रखें तो एक निगेटिव का टर्म आएगा और वो हमको बॉदर करेगा कि अगर, क्योंकि ये वेलोसिटी v जो है स्क्वायर है ना, v² है, और इधर कुछ निगेटिव बन जाए, तो उस हिसाब से अगर हम फिर k भी पॉजिटिव दे रखा है, तो हमको लगता है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, k नेगेटिव देना चाहिए, क्योंकि v² क्या होगा? एक पॉजिटिव टर्म होगा, है ना, m पॉजिटिव टर्म होता ही है, फिर इधर भी जब r तो मल्टीप्लाई करोगे तो r² बनेगा, तो ये एक पॉजिटिव टर्म ही हो गया। तो ओवरऑल ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी पॉजिटिव बनना चाहिए। तो k जो है थोड़ा सा हमको लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग मैग्नीट्यूड में ही काम कर लेते हैं कि 2kr जो है ये फोर्स हुआ, और इसको हम लोग बोल दिए mv²/r के, है ना, mv²/r। अब हमको लाना है L, तो L क्या होता है? L होता है mvr, है ना। तो हम क्या करेंगे? m से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये बन जाएगा m², तो नीचे क्या करना चाहिए? m डिवाइड कर देना चाहिए। फिर देखो v r है, तो r² से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, r² से नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया? 2kr = m² v² r², मतलब L का स्क्वायर ये हो गया, डिवाइडेड बाई mr³। समझ रहे हो सब? फिर अब तुम इसको देख लो कि हमको r ही तो निकालना था, यहाँ से आ गया 2kr पे पावर 4 = L² बाई m,
यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर बाई 2km पावर 1/4, है ना? ये आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। ना? तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो ये भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन था क्या बताओ? या इट्स इजी। है ना? इजी नहीं, इजी था ना? देखो या प्रैक्टिस कर रखे होगा ना तो क्वेश्चन इजी लगेगा, है ना? जैम में तो बहुत सारा क्वेश्चन 2 लाइन में भी बन जाता है, 2-3 लाइन में भी, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा रहता है। तो तुमको Right. मेनली काम करना रहता है टाइम पर, कि तुमको किसी एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे रहे हो या 6 मिनट दे रहे हो, 7 मिनट दे रहे हो, उसी क्वेश्चन में ही तुम पूरा टाइम दे रहे हो, तो वहां तुम्हारा दिक्कत हो जाता है। कभी भी जब भी तुम्हारा टाइम 4 मिनट से किसी क्वेश्चन में ज्यादा जाने लगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन कितना सॉल्व करना रहता है, 60 क्वेश्चन रहता है ना? कितना रहता है, 60 रहता है ना? जी भैया, शॉर्ट 60 क्वेश्चन रहता है, 3 घंटा रहता है, ठीक है? तो 3 घंटा हो गया 120, सॉरी 180 मिनट, है ना? तो तुमको 3 मिनट से ज्यादा, तो चलो मान लो कि 4 मिनट से ज्यादा किसी एक क्वेश्चन में लग रहा है, यानी तुमको गलती कर रहे हो। फिर तुमको फिर वो क्वेश्चन बोलो कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। 4 मिनट से ज्यादा कभी भी एक क्वेश्चन में जाए तो तुमको उसको इमीडिएटली उसको अ, अगर तुमको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि तुम इसको सॉल्व कर लोगे, भले 4 मिनट आगे बढ़ गया तब ठीक है, तो आगे जाओ। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं झूठ का टाइम जा रहा है, 4 मिनट से ज्यादा हो गया, तो फिर वो तुमको वहां समझदारी है कि तुम अगला क्वेश्चन पे जंप कर जाओ, ठीक है ना? फिर ये अगला क्वेश्चन ये देखो, ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, अबव द डैश्ड लाइन, इस लाइन के अबाउट कितना हाइट हम ले सकते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट एट बी। यहाँ ये बी है, ये वाटर स्ट्रीम यहाँ से निकल रहा है फ्रॉम अ थिन ट्यूब ऑफ वाटर टैंक असेंबली एज शोन इन द फिगर। एच यहाँ पर, ये एच जो है वो है 10 मीटर, ये लेंथ तुमको दे रखा है 2 मीटर। अब ये लेंथ क्या है, कहाँ पर है ये लेंथ? थिन ट्यूब ऑफ वाटर टैंक स्टिमुलेशन L इक्वल टू 2 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 मीटर, 30 डिग्री, 30 डिग्री तो है, ठीक है। ये लेंथ कितना है, कौन सा लेंथ है ये? अच्छा, ये मान लो कि ये लगता है ये रेंज के बारे में बात कर रहा है, ये इतना रेंज होगा वाटर का, है ना? तो इतना रेंज मान लेते हैं, ये ऐसे जा रहा है यहाँ तक 2 मीटर गया, ठीक है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक गया, तो No, इसका no. कुछ हाइट L गया। is the length of the pipe at the tip. अच्छा They have अच्छा अच्छा, mentioned. समझ गया समझ, हाँ हाँ ठीक है, तब ठीक है, समझ गया, तब ठीक है। तो ये लेंथ है, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ओ यहाँ छोटा सा बड़ा सा ऐसे बना के रखा था, ठीक से समझ नहीं आया, ठीक है? तो ये लेंथ है 2 मीटर, ठीक है? तो यहाँ से जब वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेगा, तो देखो यहाँ पर एक हम रेफरेंस लाइन बना देते हैं, यहाँ से अब ये ऐसे निकलेगा और यहाँ पे कुछ जाएगा, ये हाइट कुछ अटेंड करेगा, मान लेते हैं कि ये कैपिटल H हाइट अटेंड करता है, ये हाइट निकालेंगे। फिर ये लेंथ कितना है पहले से बता देते हो, ये लेंथ 2 मीटर है ना, और ये 30 डिग्री है, तो ये लेंथ कितना होगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक का, इसका L का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये लेंथ का Sine. कौन सा कंपोनेंट लेंगे? Sin साइन theta. कंपोनेंट, तो 2 sin 30 मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर हमको ऐड करना पड़ेगा H में, है ना? तो H अब निकालते हैं। तुम देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये तो 1 मीटर इधर हो गया, तो अब तुम यहाँ पे इस तरह से रेफरेंस ले लो, ठीक है? ये रेफरेंस ले लो, अब तुम अप्लाई करो, क्योंकि मेरा पॉइंट जो जहां से पॉइंट निकलता है ना ड्रॉपलेट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि यहाँ पे हम बर्नोलॉजी लगाने लगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो बर्नोलॉजी लगाएंगे, क्योंकि इसका वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वेलोसिटी ये वाला है कि यहाँ से कितना वेलोसिटी से ये निकलता है, उसके कारण ये H इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये कितना होगा, ये डिसाइड होगा इस पॉइंट से निकलने वाला वेलोसिटी से। तो इसीलिए हम रेफरेंस को यहाँ से लिए हैं, ठीक है? अब यहाँ से जब रेफरेंस लेंगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है?
तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2g इंटू 9 मीटर्स, है ना। तो अंडर रूट 2g इज, जी का वैल्यू दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि 10 है 10 और 9 है, ठीक है। तो 180 का अंडर रूट, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया। तो अब हमको बताना है कि h कितना होगा। तो ये 30 डिग्री पे ही तो निकलेगा, तो h हो जाएगा कैपिटल H, ये u है, और तो वेलोसिटी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, यही फॉर्मूला होता है। तो ये देखो इसका जी स्क्वायर कितना है 180, साइन स्क्वायर थीटा तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 1/2 होता है, तो ये 1/4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, है ना। तो 10 से 10 कट गया, और 4 दूनी 8, और 8 बटा 18 बटा So 8, option D 3.2. 18 बटा 8 हो जाएगा, सिंपली 8 दूनी 16, और 2 बचेगा तो 20, तो 8 दूनी 16, और फिर 4 बचेगा तो 8 बचे 40, 2.25, है ना। तो ये टोटल कितना आ गया वाइट, तो ये टोटल हाइट आ जाएगा, जो मेरे को आंसर है, आंसर हो जाएगा 1 + 2.25, मतलब 3.25 3.25। ये देखो 3.2 गलत है, 3.25 को, अच्छा ठीक है, क्योंकि ये इवन था तो 3.2 ही लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसको 3.2 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर ये इवन नहीं होता, जैसे ये यहाँ पे मान लो ये 1 होता तो 5 जाता है, तो 5 में ऐड हो जाता है, क्योंकि ये इवन था तो इसीलिए 5 में तो ये 3.2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा क्या लगा, टफ था कि आसान था, कैसा था? जी जी ये चीज ठीक था ना। जी देखो तुमको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, है ना, रेंज मान के, तो गलती वहां पे होता है क्वेश्चन को समझने में, बाकी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कि सिंपल h का फॉर्मूला लगाना, फिर u बराबर अंडर रूट 2gh लगाना, ये सब करने में ज्यादा चीज नहीं है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हम लोग गलत उठा रहे थे, जैसे कि l बराबर 2 मीटर, ये हम बोल रहे थे कि ये लेंथ l है 2 मीटर, तो वो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। फिर एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम, एक हाँ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन उठाते हैं, या न्यूटन लॉज से एक भी नहीं करा है, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। जैसे कि अगर तुम स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे पावर वाला, इसमें तुमको दे रहा है कि ये बहुत बार कराया भी गया होगा कि ये 600 न्यूटन, सॉरी 600 केजी का मास है, कांस्टेंट पावर लग रहा है, एक्सेलरेट करता है 0 से, है ना, और 600 मीटर ट्रेवल करता है 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड्स में, तो पावर बताओ कितना है। तो इसमें कैसे करते हैं, बस ये हमको मतलब अप्रोच बताओ कि कैसे करेंगे। F.V. F.V पावर लिख सकते हैं कि F.V होगा, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट होगा, सर फिर हम F.V को सिंपली FV लिख दो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, cos थीटा 0 cos 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या करोगे? फिर सब सर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के v निकालेंगे u + at से। नहीं ना, तो V बराबर U + AT कब होता है, जब तुमको पता हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। Sir, F is क्या equal to तुमको पता है ma. यहाँ पे एक्सेलरेशन F = ma है, ठीक है, F = ma लिख देंगे। Sir, A is equal to dv by dt. ठीक है, फिर P m इंटू is वी equal dv by dt लिख देंगे, ठीक है। फिर P is equal to m dv by dt into V. हाँ, यहाँ से लिखेंगे P = m dv by dt into v। हाँ, अब हो सर गया। सर फिर अब यहाँ से इंटीग्रेशन तुम, कर देंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ P क्या है, कांस्टेंट, v dv क्या होगा, इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये ठीक है, ये चीज सही नहीं है कि u + at, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पावर जब कांस्टेंट हो
वहां पर एक सॉल्यूशन कांस्टेंट नहीं होता है। बाद में तुम जब सॉल्व करोगे तुमको दिखेगा, तो ये चीज नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, इसको तुम करके देख रहे हो अगर, क्योंकि फिर ये तुम यहाँ से तुम v का एक्सप्रेशन लोगे, फिर v का लिख सकते हो dx बाई डी टी, तो वहां से एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो x में फिर एक्सप्रेशन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एक ये क्वेश्चन लास्ट हम करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये बताओ, ये 5th नंबर। ऑप्शन सी। हाँ, ये तो ऑप्शन सी सीधे सीधे होगा। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये इतना ही होता है, आर ऐसा ही होता है। आर को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम इसको रो से बोले कि रो रेडियस है, ये एंगल फाई है, ये लेंथ क्या होगा, रो कॉस फाई, और ये लेंथ कितना होगा, रो साइन फाई, है ना, रो साइन फाई। फिर इसको हम लोग फिर लिखेंगे कि आर लिखना चाहते हैं, तो आर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स को लिखेंगे रो कॉस फाई आई कैप, प्लस वाई को लिखेंगे रो साइन फाई जे कैप, प्लस जेड को लिखेंगे, अच्छा जेड कैप मान लो इसको, जेड जेड कैप। यहां से फिर तुम लिख सकते हो कि रो कॉमन लो कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, तो ये फाई कैप हो जाएगा, सॉरी रो कैप हो जाएगा। क्योंकि रो कैप इसी तरह तो लिखते हैं, जब प्लेन में रो कैप लिखते हैं तो रो कैप हो जाएगा, प्लस जेड जेड कैप हो जाएगा। तो यही बनता है आर। आर इतना बनता है तो वेलोसिटी इतना बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन से नहीं बनेंगे। वेलोसिटी लिखने के लिए हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट लिखते हैं कि डी आर वेक्टर जो है वो कैसे लिखते हैं, डी आर वेक्टर लिखते हैं डी रो कैप प्लस रो डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जे कैप। तो अब इसमें डी टी से डिवाइड कर दोगे तो डी रो बाई डी टी, यानी कि ये आ गया, फिर रो डी फाई बाई डी टी, फिर डी जेड बाई डी टी। तो ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो अब तुम ये तो इतना डिस्कशन कर दिए हैं, हमको लगता है 15 क्वेश्चन कर दिए होंगे। तो इसके बाद अब एक, अगर तुम लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तुम लोग को IIT जैम 26 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें 15 टोटल टेस्ट होगा, 2 हाफ टेस्ट होगा, 5 फुल टेस्ट होगा, ठीक है, और 8 जो है सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो इसमें इसका प्राइस हम लोग 159 रखे हैं। और दूसरा अगर तुम लेना चाहो जिसमें आ गया फुल लेंथ सिर्फ टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 7 टेस्ट होगा, 2 हाफ लेंथ का होगा और 5 फुल लेंथ का होगा, इसका प्राइस 79 है। तुम लोग अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो ले सकते हो। और एक ठीक और है, आज टेस्ट है का 299 का, जिसमें मेंटरशिप भी है और टेस्ट सीरीज भी है। इसमें 13 प्लस टेस्ट मिलेंगे। बट अब जो होगा, तुम फुल लेंथ दोस्त ले, हमने ये रखा 79 और 159 का। एक और है, यदि तुम्हें ज़्यादा टेस्ट चाहिए हो 13 प्लस, तो उसको भी तुम ले सकते हो। बाकी अगर डाउट अगर तुमसे को पूछना हो तो एक और सेशन रख सकते हैं जहां पर सिर्फ हम लोग डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और यदि जी तुम्हें भैया। सेशन कैसा लगा है तुम बता सकते हो, तो अपना फीडबैक दे सकते हो कोई भी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच।